एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनामिका नाम की एक बहुरानी और शारदा नाम की सासू माँ रहा करती थी। अनामिका के पति खेती बाड़ी का काम करते थे और अपना परिवार चलाते थे। अनामिका पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी इच्छा थी कि वो नौकरी करे, पर सासू माँ उसे बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि वो उसके आसपास के रिश्तेदार में से थी। एक दिन अनामिका अपने पति रमेश से कहने लगी, आप खेती बाड़ी का काम करते हो क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर भी मैंने आपसे शादी की, पर मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे नौकरी करने की इच्छा है, पर सासू माँ इस बात के लिए तैयारी नहीं हो रही है। कम से कम आप तो नहीं कुछ कहिए। मैंने कई दफे माँ से इस बारे में बात की थी, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँ? असल में उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मैंने बहुत कोशिश की थी इस शादी को रोकने की। तुम्हें एक अच्छे शिक्षित लड़के को विवाह करना चाहिए था, फिर तुम्हें इतनी चिंता नहीं होती और तुम दोनों साथ में नौकरी करके जीविका चलाते। अरे ऐसा ना कहिए, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मैं बहुत खुश हूँ इतने अच्छे इंसान को अपने पति के रूप में पाकर। दुख बस इसी बात की है कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, एक न एक दिन सासू माँ की सोच जरूर बदलेगी और मैं नौकरी जरूर करूँगी। इस तरह अनामिका और रमेश बातचीत कर रहे थे। दिन निकलते गए। एक दिन रमेश अपनी माँ से कहने लगा कि खेत में बहुत ज्यादा काम है। ये सुनकर उसकी माँ कहने लगी, फिर मैं और तुम्हारी पत्नी हम भी आएंगे। तुम्हारी पत्नी घर पे बैठ के कर ही क्या रही है? मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। उसे ये सब काम नहीं आता, फिर क्यों तकलीफ देना? अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सब कुछ सीख कर थोड़ी हम आते हैं। तुम हर बात पे अपनी पत्नी का तरफदारी मत किया करो। ये सुनकर रमेश कुछ कह नहीं पाया और वहाँ से चला गया। श्रद्धा अनामिका के पास जाकर कहने लगी, चलो आज हम खेत चलते हैं। आज खेत में बहुत ज्यादा काम है, जल्दी चलो। इस तरह से श्रद्धा ने कहा। अनामिका उसकी बातें सुनकर काफी डर गई। क्या कह रही हैं आप? मुझे कह रही है खेत चलने के लिए? मैं ये सब काम नहीं जानती। कैसे तुमने कह दिया नहीं आओगी? अगर तुम कहती हो नहीं कर सकती, फिर कभी नहीं कर पाओगी। पैदा होते किसी को कुछ नहीं आता। मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। अनामिका फिर अपनी सासू माँ के साथ दुखी होकर जाने लगी। वो जाकर तीनों श्रद्धा, रमेश और अनामिका खेत में काम करने लगे। क्योंकि अनामिका बहुत देर तक धूप के नीचे थी, अचानक से वो बेहोश हो गई। रमेश उसे उठाकर पेड़ के नीचे ले आया, उसे पानी पिलाया और होश में ले आया। अनामिका ने रमेश को इशारा में कहा कि अजी, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मैं ये सब काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगी। पहली बार धूप में काम कर रही हो, इसीलिए लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आदत हो जाएगी। चुपचाप यहीं रहो। अनामिका ने रमेश को इशारा में कहा कि वो नहीं रहना चाहती। फिर रमेश कहने लगा, माँ मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं अनामिका को घर लेके जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। इस तरह से रमेश ने कहा। फिर माँ ये सुनकर कुछ कह नहीं पाई। रमेश अनामिका को अपने साथ घर लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद श्रद्धा भी पीछे पीछे आ गई। उसके बाद पति पत्नी घर पे बातें कर रहे थे। अजी, एक दिन भी धूप के नीचे काम करना कितना मुश्किल है, पर आप हमारे परिवार के लिए ये सब कुछ करते हैं। सच में किसान महान होते हैं। अब मुझे समझ में आया कड़ी मेहनत किसे कहते हैं, पर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें खेत में आने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर रहो, आराम करो। माँ जबरदस्ती तुम्हें ले गई थी। थोड़ी देर बाद सासू माँ वहाँ पर आई। अरे तुमने तो कहा था कि वो हमारे साथ कल से खेत आएगी, उसे आदत लग जाएगी अगर वो रोज आएगी तो। सासू माँ, मैं शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी। खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकती हूँ मैं। समझने की कोशिश कीजिए। मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। श्रद्धा ने इस तरह से कहा। फिर वो वहाँ से चली गई। पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे देखते रह गए। उस दिन के बाद से सासू माँ बहुरानी अनामिका को खेत में ले जाने लगी और उससे बहुत मेहनत कराने लगी। इस तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन बहुरानी दिल में ढेर सारा गुस्सा लेकर कहने लगी, जब तक सासू माँ जिंदा रहेगी तब तक हमारी जिंदगी ऐसी बनी रहेगी। जीते जी वो मुझे कभी नौकरी नहीं करने देगी। मैं उन्हें आज मार ही डालूंगी।
इस तरह वो सोचने लगी। फिर वो एक कुल्हाड़ी ली और अपनी सासू माँ जो खेत में काम कर रही थी उसके पास गई। मैंने तुमसे कहा था ना आज कोई भी काम नहीं है खेत में, फिर तुम कुल्हाड़ी लेके क्यों काम कर रही हो? ये कुल्हाड़ी लाई हूँ मैं आपको मारने के लिए। तो बताइए नौकरी करने देंगी या सीधा शमशान घाट पहुँचा दूँ? बेटा रमेश, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी पत्नी मुझे मारना चाहती है, जल्दी आओ। इस तरह से वो चिल्लाने लगी। रमेश वहाँ दौड़ के आया। अनामिका को उस हालत में देखकर वो कुछ कह नहीं पाया। रमेश अपने माँ से कहने लगा, ठीक तो कर रही है माँ, वो तुम्हें बिना दर्द का मार देगी। तुम उसे इतनी परेशान की हो तो कब तक वो तुम्हें बर्दाश्त करेगी? यही कारण है कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। फिर उसे कोई तकलीफ नहीं होगी और आराम से नौकरी कर पाएगी। चलो अनामिका, करो करो। अरे रमेश, तुम मेरे सगे बेटे हो, तुम उसे कह रहे हो मुझे मारने के लिए? हे भगवान! इस तरह वो कह के रोने लगी। सासू माँ बोलिए, मुझे नौकरी के लिए जाने देंगी या सीधा मैं आपको शमशान घाट पहुँचा दूँ? नहीं नहीं, तुम नौकरी पर जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं खेत लाऊंगी। इस तरह से सासू माँ कहने लगी। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। फिर वो कुदाली फेंक दी और अपनी सासू माँ के पैर तले बैठ के माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ आपसे नौकरी की मंजूरी लेने के लिए हमने मिलकर ये अभिनय किया था। सासू माँ गुस्से के मारे वहाँ से चली गई। दूसरे दिन से बहुरानी नौकरी के लिए रोज सुबह जाने लगी और शाम घर वापस आने लगी। हर कोई उसे देखकर कहता था, पढ़ी लिखी लड़की है, शहर में काम करके उसने अच्छा नाम कमाया। अखबारों में हर तरफ उसका नाम छपने लगा। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे। अनामिका अपनी बुद्धि से एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की और उसे बड़ी कंपनी बना दी। इस वजह से उसके नाम चारों तरफ गूंजने लगे। लोग उसकी चर्चा करते थे। ये सब कुछ नाम की सास और कावेरी नाम की बहू रहती थी। कहने के लिए तो ये दोनों सास बहू थे, लेकिन इन दोनों का असली रिश्ता तो दुश्मनी का था। जब देखो तब एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते थे। इनके घर कोई झगड़ा ना हो ऐसा दिन ही नहीं होता था। एक दूसरे से कोई न कोई बात पर झगड़ते ही रहते थे। सास और बहू की तो एक मिनट के लिए भी नहीं बनती थी। ऐसा अनोखा था इन दोनों सास बहू का बंधन। भगवान के नाम पे कुछ दे दो माँ जी, भगवान आपका भला करेगा। घर पे कोई और है जो मुझे कुछ दान देगा? दे दो माँ जी, भगवान आपका भला करे। अरे कितने भले लोग हैं आप लोग माँ जी, बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। किसी के भी घर जाऊं तो थोड़े से चावल मिलते हैं मुझे, लेकिन आपके घर से मुझे इतना दान मिलता है माँ जी, जिससे मेरी पोटली ही भर जाती है। भगवान आपका भला करे, मैं चलता हूँ। हाँ, अब आप ये बताना चाहती है कि आप कितने बड़ी धर्मदाता हैं। मैंने उसको दान दिया था ना, क्या वो काफी नहीं था जो आप और ज्यादा लाकर उसे दे रही है? अरे ये क्या बके जा रही हो, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना दान कर रही हूँ, ये सब तो मेरे बेटे का कमाया हुआ है। हाँ अच्छा, तो आपकी बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई आपने? क्या करें, हमारी नसीब ही फूटी थी, जो तुम्हें इस घर की बहू बनाना पड़ा हमें। हाँ अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये कहती हुई कावेरी वहाँ से भागती हुई रसोई घर में जाती है। उसके जाने तक ही सारा खाना जलकर बर्बाद हो गया था। छी छी, बड़ी ही अजीब औरत है, हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ती ही रहती है। अब सारा खाना मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। दिन ब दिन ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कब तक सहना पड़ेगा मुझे। सुनती हो, ये क्या खुसुर खुसुर कर रही हो? मेरा बेटा खाने के लिए आ जाएगा, जल्दी खाना बनाओ।
हाँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ। दीवार पे उपले नहीं मार रही हूँ, खाना ही तो बना रही हूँ ना। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि जल्दी खाना बनाओ और धूप के जाने से पहले ही गोबर के उपले बनाओ। छी छी, रोजाना ये एक काम करना पड़ता है मुझे। घर में गैस का चूल्हा तो है ना, तो फिर ये गोबर के उपले क्यों? पता नहीं ये सास कैसी सास है, शायद ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। अरे कावेरी, अब तक तुमने उपले नहीं मारे क्या? हाँ सासू माँ, वही सोच रही थी कि इस गोबर को कहाँ मारूं। अच्छा, कल ही आई है, नई दुल्हन है, कहती है कि नहीं पता उपले कहाँ मारते हैं, मेरे मुंह पर मारो। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे सासू माँ, आप ही ने तो कहा था कि आपके मुंह पर मारूं, तो मैंने वही किया। वो दोनों सास बहू ऐसे ही झगड़ रही थी कि इतने में लक्ष्मी का बेटा जगन वहाँ आ जाता है और फिर अपनी माँ और पत्नी दोनों को ही शांत करता है। जगन का ये रोज का काम था, क्योंकि ऐसे ही झगड़े उनके घर में रोजाना होते थे और वो उन्हें चुप करवाता था। उनके गांव में 2 दिन में एक बार एक पानी की टैंकर आती थी, जिसके आते ही गांव के सारे लोग अपने अपने पानी के बर्तन ले जाकर उस टैंकर के पास रखा करते थे। वैसे तो हर बार पानी लाने के लिए कावेरी ही जाया करती थी, लेकिन उस दिन कावेरी रसोई घर में कुछ काम कर रही थी, जिसे देखकर लक्ष्मी पानी की बर्तन लेकर टैंकर के पास पहुंच जाती है। लक्ष्मी के जाने तक ही वहां बहुत सारे पानी के बर्तन रखे हुए थे। आखिरकार लक्ष्मी के पानी पकड़ने की बारी आ गई थी, लेकिन उससे पहले 4 पानी के बर्तन वहाँ रखे हुए थे, लेकिन कोई उस पानी को निकालने वाला नहीं था। ये देखकर लक्ष्मी उन पानी के बर्तन को हटाकर अपनी पानी के बर्तन वहाँ रख देती है। इतने में रानू जी की बहू सुजाता वहाँ पर आ जाती है। अरे कौन थी वो जिसने मेरे पानी के बर्तन हटाए? अरे अरे, ये क्या बोले जा रही हो? यहाँ पानी के बर्तन तो थे लेकिन कोई नहीं था, इसलिए मैंने मेरे पानी के बर्तन रखे थे। तुमसे पहले पानी के बर्तन मैंने रखे थे, अब हटो यहाँ से। अरे अभी बीच से कैसे हट जाऊँ? मेरे 2 ही तो पानी के बर्तन हैं, भरने के बाद हट जाऊंगी। पड़ोस में रहने वाली एक औरत जाकर कावेरी से कहती है कि उसकी सास का किसी के साथ झगड़ा हो रहा है। ये बात सुनते ही कावेरी वहाँ भागती हुई जाती है। ये क्या, मेरी ही सास से झगड़ा कर रही हो? हमेशा पानी के बर्तन रखती हो और घर में जाकर बैठ जाती हो। यहाँ रुकना पड़ता है पानी के लिए और फिर वापस आकर सारे लोगों से झगड़ती रहती हो। क्या बस यही काम है क्या तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरी मर्जी है, मेरे बर्तन है, मैं रखकर कहीं भी जाऊँ, इससे तुमको क्या? तुमने मेरे बर्तन को हाथ कैसे लगाया? हाथ तो क्या, मैं तो पैर भी लगाऊंगी। अरे अरे अरे, ये तो मेरे पानी के बर्तन तोड़ ही देगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। फिर इतने में रानू जी वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे रानू, क्या अपनी बहू को सारे लोगों से झगड़ा करने के लिए ही भेजती हो क्या? क्या तुम सास बहुओं को दूसरा काम नहीं है क्या कोई? अरे लक्ष्मी, तुमने मेरे साथ झगड़ा किया, क्या ये काफी नहीं था जो कि तुमने अपनी बहू को मेरी बहू से झगड़ा करने के लिए भेज दिया है? रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहती हुई रानू लक्ष्मी के पानी के बर्तन को लात मारती है, जिसे देखकर लक्ष्मी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी रानू के पानी के बर्तन को लात मारती है। इस तरह दोनों सास और दोनों बहू एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे।
अगर दोबारा मेरे सास से बदतमीजी की ना तो तुम्हें तो भून कर खा जाऊंगी। हाँ अच्छा, तुम कुछ भी कर लोगी और तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप देखती खड़ी रहूंगी? देखोगी नहीं तो और क्या करोगी? बहू को समझाना तो आता नहीं है और बोलने चली आ गई। जाओ जाओ यहाँ से अपनी बकवास बंद करो। हाँ हाँ, जाएंगे नहीं तो क्या यहीं रुकेंगे क्या? चलिए सासू माँ, वैसे भी इन लोगों से तो बात करना ही बेकार है। हर बार पानी लाने के लिए मैं ही जाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। पता नहीं आज आप पानी लाने के लिए गई ही क्यों थी? दोबारा आप कभी मत जाइएगा, मैं खुद ला लूंगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो कि सारी गलती मेरी है क्या? वो तो तुम किसी काम में थी, मैंने सोचा कि थोड़ी सहायता करती हूँ। अब देखो ना, मेरी ही गलती हो गई है। हाँ, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी, जो कि आपके बारे में जानने के बाद भी मैंने आपके लिए वहाँ सबसे झगड़ा कर लिया था। अरे अरे बस करो तुम दोनों, हमेशा बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। घर में झगड़ा, बाजार में झगड़ा, जब देखो तब झगड़ा ही करती रहती हो तुम दोनों। जब तक तुम दोनों झगड़ा नहीं करती तब तक तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा। अरे तंग आ गया हूँ तुम दोनों से मैं। ये मर्द बनकर पैदा होने से तो अच्छा था कि कोई मछली बनकर पैदा हो जाऊं, जिससे जो पकड़ता है एक ही बार में पकाकर खा जाता है। लेकिन मैं तुम दोनों की वजह से हर दिन पकता ही रहता हूँ। अरे थोड़ा चैन दो मुझे, चैन से जीने का मौका दो मुझे। जाओ जल्दी यहाँ से और खाकर सो जाओ चुपचाप। उन दोनों सास बहू का झगड़ा उस दिन के लिए इस तरह से खत्म हुआ था। सास और बहू के झगड़े भी बहुत अजीब होते हैं ना। ये कहानी भी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है, किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है।